हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 11 को देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेवन्थ एडिशन में ये वाला आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 बन जाता है। ठीक है, सिक्स एडिशन तक की पीडीएफ ही हमारे सामने है। इसके अंदर है चैप्टर नंबर 11। खैर, वो छोड़ते हैं, बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आप लोगों से प्रीवियस चैप्टर के अंदर जब मैं अमेंडमेंट डिस्कस करवा रहा था, मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा था कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में, किसी आर्टिकल में मेंशन्ड है या फिर सिर्फ एक कन्वेंशन है। हाँ, तो अब ये कन्वेंशन बन चुका है ना, अब तो ये ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ें देखनी है ना, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, कि हम इसके दायरे के अंदर काम करें, है ना। हम बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच ना करें, है ना। तो एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये डिलीवर होता है थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन विच केस का नाम क्या था? केसवा नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ईयर क्या है इसका? 1973। और इस जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की, या बेसिक स्ट्रक्चर का ये जो प्रिंसिपल यहां पर निकल कर आता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन इसके अनुसार ये चीज मान्य क्यों है? मान्य मतलब इन द सेंस के क्यों माने हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रीन को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन ही नहीं कर रखा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को। क्यों माने फिर हम इसको? इसकी मान्यता किस बोलो। वो चीज ठीक है, वो चीज ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज की मान्यता इस बात के ऊपर भी है, शायद नहीं बताया था ना मैंने, आज तक सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच इसी केस के अंदर बैठी है, और इसी केस से निकल कर आता है डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, राइट। जब ये डॉक्ट्रिन आता है और ये जब केस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन किस चीज के ऊपर हुआ? तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, ये ना यहां पर लार्जेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो बैठी थी, ठीक है। और इससे यहां पर एक चीज डिराइव होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बड़ी सारी चीजें मतलब बोली, बड़ी सारी चीजें के ऊपर टिप्पणी करी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अब ये दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के ऊपर, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर आ गई कि वो इन सब चीजों को माने। ये लिस्टिंग है हमारे पास एक्चुअली, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ये चीजें बोली। ये सब चीजें, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था, देखो प्रीवियस चैप्टर को आप रिकॉल करो, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कुछ जो पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो इजीली अमेंडेबल हैं, और कुछ जो पार्ट्स हैं वो इजी तरीके से अमेंड नहीं करे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देने का जो फंडा था वो इसी बात के ऊपर था कि कुछ चीजें ऐसी है संविधान की जिसको पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से अमेंड ना कर सके। पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, आपने प्रीवियस चैप्टर में मेरे साथ देख लिया बहुत अच्छे से, है ना। वो उसको इजीली ना अमेंड ना कर सके, कौन? पार्लियामेंट। इस वजह से डॉक्ट्रिन निकल कर आती है, और ये चीज क्या शो करती है कि सम पार्ट्स आर एक्चुअली रिजिड, लेकिन उनके लिए अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर है अमेंड करने का, तब भी दे होल्ड वैल्यू ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और उसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए, उसको हमें टच भी नहीं करना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक बात बताई थी, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के साथ साथ दे आर
नॉट टू बी टच्ड। ठीक है, हम बात चाहते हैं इमर्जेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर की। ये जो क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स क्या अमेंड करे जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा कि नहीं, अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368। अब 368 के अंदर जरा आप लोग मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट्स कैसे अमेंड करे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड करा जाता है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं, पहले ये बताओ। हाँ, तीन केसेस होते हैं देखो। एक होता है सिंपल मेजोरिटी। क्या ये आर्टिकल 368 का पार्ट है? अगर अमेंडमेंट हो भी रही है अगर ऐसे तो नहीं, ये नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर मैं बोलूं स्पेशल मेजोरिटी सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये दोनों ठीक है। अब चर्चा इस बात के ऊपर थी, वाओ यार, कुछ पार्ट संविधान के रिजिड हैं, इतने ठोस हैं, इतने कट्टर हैं कि इनको छेड़ा नहीं जा सकता। लेकिन रिजिड होने के बावजूद भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक स्कोप बताया था कि रिजिड कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो पत्थर की लकीरें लिख दी गई है। आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट देखी थी जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर वगैरह क्या बोलते हैं, है ना, कि हमने ना अमेरिका की तरह श्रेया इतना ठोस नहीं बना रखा कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन ब्रिटेन की तरह इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं बना रखा है। राइट। और आज तो आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन बात जानने को मिली, अमेरिका के अंदर तो शायद एक डेडिकेटेड बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, उधर के हिसाब से उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना। हम जब ये क्रिटिसिज्म पढ़ रहे थे तब डिस्कस करा था ना। अब आशिमा सवाल ये उठता है कि मौलिक अधिकारों को अमेंड करा जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 और नॉट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स केम टू बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। ये क्वेश्चन जो उठा कि कैन दे बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है श्रेया, दे कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट? क्या ओनली बाय पार्लियामेंट? बिल्कुल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन लेकर आना तो वो पार्लियामेंट ही करेगा अंडर आर्टिकल 368। दे केम फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वाली चीज जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ था ये चीज सामने आ गई थी। और ये केस था शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस 1951, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की, विच कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी, इसको चैलेंज करा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि पार्लियामेंट की जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, इट ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। यानी कि सबसे पहली टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की श्रेया क्या निकली विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 या फिर यूजिंग द सहारा ऑफ आर्टिकल 368। क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यस फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। और ये कौन से केस में बोला? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। हाँ, लेकिन ये 1951 है। फर्स्ट, हाँ, उसमें उसमें बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि यस इट इज अमेंडेबल, और पार्लियामेंट ये सारा ले सकता है अंडर आर्टिकल 368 का। ठीक है, और हम ना एक बार के लिए इसको अब वो भी करते हैं, अपना जो हम होमवर्क करते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को जानते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, it empowered the state to make special provisions for advancement of socially and economically backward classes. It provided for the saving of laws
प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्सेट्रा। अब ये जो चीज है ना, यही है। प्रॉपर्टी को ओवरटेक करना किसी की बाय स्टेट, ठीक है। एडेड 9 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉस इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब ये भी चीज जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि ये बात यहां पर किसकी आ रही है, लैंड रिफॉर्म। यहां पर 3 और ग्राउंड्स ऐड करे गए ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और वो क्या थे, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। ऑल्सो इट मेड द रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल एंड दस जस्टिशिएबल इन नेचर। ये चीज क्या शो करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका क्या नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट शुड बी एंजॉयड विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद इट प्रोवाइडेड दैट स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस बाय द स्टेट इज नॉट टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू ट्रेड और बिजनेस। अगर राज्य भी ये वाला कदम उठाना चाहे, केंद्र सरकार ये वाला कदम उठाना चाहे, ठीक है, कि अब अगर वो किसी ट्रेड को नेशनलाइज कर रहे हैं तो ये वॉलेशन का ग्राउंड नहीं देखा जाएगा। और ऐसा पता है शैनी श्रेया क्यों करा गया, मयूर, एनी आइडिया? नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड, यानी कि सरकार डिसाइड करेगी ना कि उसको ट्रेड करने की नहीं करना इन आइटम्स की या किस किस चीजों के ऊपर। पता है क्यों श्रेया? इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए बीओपी। ओके, ये चीज क्लियर है? इसका ईयर क्या था? 1951 ही है। 1951 भी बनी है, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। हाँ, इसी जजमेंट की वजह से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, शंकरी प्रसाद केस आया था, पढ़ा था ना हमने ये वाली चीज। गुड। द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 से क्या शुरू हो जाता है, नॉट इनफैक्ट 13, 12 से। कहां तक श्रेया? 32 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होता है आखिरी 32, फिर वो मार्शल और वो सब। हाँ हाँ, मतलब सोच रही नहीं रही, ये तो जब ऐसे करते ना झूठ बोल रहे होंगे। हाँ द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉस एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूट लॉस, ठीक है। और जब हम बात करते हैं, डिफाइन करते हैं स्टेट को, तो श्रेया कैन यू टेल मी, आर्टिकल 12 में जो स्टेट होता है, क्या उसके अंदर मैं LIC को ले सकता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? क्या मैं उसके अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ले सकता हूँ, भेल, गेल, ONGC, IOC, इन सबको ले सकता हूँ? बिल्कुल, ठीक है। निर्भर ये PSUs हैं, समझ रहे हो ना, ये बेलपुड़ी वाले बेल की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। Therefore, Parliament can abridge or take away any of the fundamental rights by enacting a constitutional amendment act, and such a law will not be void under Article 13. ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस से 8 साल पहले जो केस आता है, गोलकनाथ केस 1967 में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केसेस के इस चैप्टर में केसेस मिलेंगे आपको पीछे। ये रहा, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया। इस केस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी 7th अमेंडमेंट एक्ट की 1964 की, विच इंसर्टेड सर्टेन स्टेट एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल, वो चैलेंज, क्योंकि सरकार क्या करना चाहती थी,
नाइन्थ शेड्यूल की बास्केट में किसी भी चीज को रखकर उसको किससे बचाना चाहती थी? जुडिशियल रिव्यू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी का एक बेसिक राइट है, एक कोर राइट है, बेसिक भी छोड़ो, कोर राइट है, और हम हर चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, है ना? ऑलमोस्ट हर चीज का कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसीडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन। मौलिक अधिकार जो हैं वो ऐसे हैं कि बिल्कुल हद से ज़्यादा वो पवित्र हैं, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जनता के राइट्स को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है हमारे देश में, हमारे संविधान के दायरे के अंदर। एंड हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिच और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी एक लॉ है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, ठीक है? एंड हेंस इट वुड बी वॉइड फॉर वॉलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली चीज बहुत बेहतरीन बोली थी, बहुत अच्छी बोली थी। क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट यहां पर शाइनी? कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी निर्वैर एक लॉ है, और क्योंकि लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जा सकता है श्रेया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी करा जा सकता है। बस इसी चीज का सहारा लेते हुए ना श्रेया, आज तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करे हैं, है ना, लाइक 2015 का एनजीएसी, ये इसी जजमेंट के थ्रू करा है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, फिर हम देख लेते हैं सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट। गिरा 4 स्टेट्स की जो क्लासिफिकेशन थी ABCD, वो आगे रीऑर्गेनाइज हुई 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज में। श्रेया थ्रू विच कमीशन? थ्रू विच कमीशन? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है? इट एक्सटेंडेड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूटीज। इस लाइन का मतलब क्या शाइनी? हाँ ऐसा, ठीक है? तो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है मयूर, जानते हो ना, 28 राज्यों का मतलब 28 हाई कोर्ट नहीं है हमारे यहाँ। कुछ कुछ हाई कोर्ट छोटी छोटी राज्यों के लिए कॉमन तरीके से 2-3 राज्यों के लिए सर्व कर लेते हैं वो, ठीक है? इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। श्रेया, 5वां मुझे बताइए जो कि लक्ष्मीकांत ने गलती कर रखी है यहाँ पर, आप ही बता सकते हैं वो। हाँ, यस। हाँ, एक जो राज्यपाल है, अगर एक राज्य का, तो वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए भी राज्यपाल रह सकता है ना? इस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए श्रेया में, है ना? लक्ष्मीकांत के अंदर गलतियां निकाल रहे हैं। तो पार्लियामेंट रिएक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गोलकनाथ केस बाय इनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? मुझे एक बात बताना जरा, ये चल क्या रहा है? बार बार सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है, पार्लियामेंट कुछ और कह रहा है। मैं पहले भी कवर करवा चुका हूं इसको बहुत सारे चैप्टर में। चल क्या रहा है ये? हाँ, इट इज अ टसल, वेरी गुड, इट इज अ टसल विच इज गोइंग ऑन बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव एंड सुप्रीम कोर्ट। और अगर उसको आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे देखना चाह रहे हो, इट वॉज अ क्लियर टसल बिटवीन श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, राइट? ठीक है, आगे चलकर मैंने इसलिए कहा अगर आप बिल्कुल उसको एंड पे देखना चाह रहे हो, क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है? नेहरू एरा से। खत्म कहां पर हो रहा है ये सब कुछ? इंदिरा गांधी एरा पर, ठीक है? तो पार्लियामेंट रिएक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन गोलकनाथ केस 1967 बाय इनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है? दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368, ओके? पार्लियामेंट रिएक्ट कर रहा है 24th अमेंडमेंट एक्ट को इनैक्ट करके, किसके मतलब किसके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो हम एक बारी 24th अमेंडमेंट एक्ट भी देखते हैं। 24th Amendment Act of 1971. It affirmed the power of the Parliament to amend any part of the Constitution, including मौलिक अधिकार। दूसरा, प्रेसिडेंट के लिए अनिवार्य बना दिया गया था, हम अभी अमेंडमेंट वाले चैप्टर के अंदर भी इस चीज को देख रहे थे, कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर बिल पर अपने हस्ताक्षर देने ही पड़ेंगे, सिग्नेचर देने ही पड़ेंगे। इनमें से कौन सी बात को आज तक इंटैक्ट रखा गया और कौन सी बात को चैलेंज करा गया था?
चैलेंज करा गया था, और सेकंड वाली बात को आज तक इंटैक्ट रखा गया है। प्रेसिडेंट के रिटर्न कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं, प्रायर परमिशन चाहिए उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट से नहीं, विधानसभा ला सकती है उसको नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। और मयूर ऐसा क्यों? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है क्योंकि पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। हाँ, ऐसी चीज़ों में मयूर मूड खराब मत करना कि क्या पूछ रहे हो, तो संविधान में लिख रखा है, खुद ने नहीं पढ़ रखा कि, क्योंकि वो इंटरव्यू रूम में आपसे पूछने तो आप वहाँ नहीं, ये नहीं बोल पाओगे फिर आप, है ना। वरना मयूर अगर स्कूल रूम में बैठा होता है, स्कूल के किसी क्लास में बैठा, तो वही कहता है आप ही पढ़ लो, पता लग जाएगा। तो इट डिक्लेयर्ड दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। देख लिया ना आपने, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 368 एंड सच एक्ट विल नॉट बी अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, जो अमेंडमेंट्स होती हैं, है ना, वो किसका पार्ट है, लॉ का पार्ट है, लॉ की डेफिनेशन के अंदर आती है, और क्या उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है इसके चलते, है ना। लेकिन पार्लियामेंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, सरकार इन द सेंस क्या बुलवाना चाह रही है, पार्लियामेंट में ही आता है कोई भी एक्ट, ऑब्वियसली बात है, बिल वहां से पास होकर एक्ट बनता है, कि ये कोई भी चीज़ अगर सरकार कर रही है, पार्लियामेंट कर रहा है, जिससे मौलिक अधिकारों को छेड़ा जा रहा है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, तो ये जो है, ये जो एक्ट है, इट विल नॉट बी अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। यानी कि अगर वो लॉ ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या नहीं कर सकता, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। उसके बाद लेकिन अब आता है मेन केस हमारा, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गोलकनाथ के अंदर दी हुई जजमेंट को ओवर रूल कर लिया। यहां पर श्रेया ये देख रहे हो कितने बार सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है। पहले यहां पर शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, गोलकनाथ केस के अंदर अपने पुराने स्टैंड को रिवर्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर क्या हो रहा है, केशवंत भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन गोलकनाथ केस, इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एंड स्टेटेड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये हो गया था इस केस में, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी के हटने के दिन आ गए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता केशवंत भारती केस में कि नहीं, 24th अमेंडमेंट एक्ट में जो दोनों प्रोविजंस हैं हम उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ इस पहली वाली प्रोविजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, या इसी टाइम पर दे चुका होता इससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो इस पॉइंट का ही तो सहारा लेते हुए सरकार ने हटा दिया फंडामेंटल राइट्स को, राइट, और सुप्रीम कोर्ट का थप्पा भी मिल गया यहां पर। लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिक्स थी, पता है, ये लाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ रही है, इसके पीछे एक पॉलिटिक्स थी जस्टिस ए एन रे की। याद है किसी को, मैंने बताया था श्रेया, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियन सिस्टम में जो सीनियर मोस्ट जो जज होता है वो सीजीआई बनता है, राइट शाइनी। इंदिरा गांधी ने 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड कर एक कम उम्र के जज को, जिसको आगे चलकर फ्यूचर में सीजीआई बनना था, उसको बना दिया सीजीआई, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ए एन रे, और बाकियों ने रिजाइन भी कर दिया था, ठीक है। तो इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंड स्टेटेड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एवरेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एट द सेम टाइम इट लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, कौन से आर्टिकल में गिवन है बेसिक स्ट्रक्चर, किसी में भी नहीं है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया, कौन से शेड्यूल में गिवन है? नहीं है।
अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है? डिफाइंड नहीं है। तो श्रेया शाइनी ये है क्यों, और क्यों माने हम इसको? बिकॉज क्या कह रहे हो? कन्वेंशन, कन्वेंशन बन चुकी है भैया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक एलिमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेटेड इन सम सेंस, राइट? रेटेड इन सम सेंस। तो इट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से पहले पूछ लो तुम अमेंडमेंट क्या करवाना चाह रहे हो, पहले ये बता दो, है ना? पहले बोल रहा है पार्लियामेंट इज पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वैलिडिटी अपहेल्ड करी 24th अमेंडमेंट एक्ट की। उसी टाइम पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी दे रहा है और कह रहा है आर्टिकल 368 के कंधे पर बंदूक चलाते हुए, अमेंडमेंट की बंदूक चलाते हुए पार्लियामेंट ऑथराइज नहीं हो जाता। इट डज नॉट एनेबल, आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है? बताओ, है ना? तो फिर ये 24th अमेंडमेंट एक्ट को अपील क्यों कर रहा है? उसके थ्रू तो सरकार यही तो करेगी ना, एफआर को ही तो छीन लेगी। क्या? हम्म। देखो बेसिकली, हाँ बेसिकली बात वही है जो मैंने आपको बोला ना, अंदर की बात है यहां पर श्रेया, पॉलिटिक्स। ठीक है, सरकार सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी को जो हटवाना जब तक चाह रही थी ना, तब वो हट गया, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं आई शायद नहीं। आज के समय में अगर कोई सरकार बोलते है कि हम मौलिक अधिकारों के अंदर कुछ डालने जा रहे हैं, एडिशन अलाउड है, वेरिएशन या रिपील अलाउड नहीं है, क्योंकि वो फिर नल एंड वॉइड होकर चैलेंज हो जाएगा। इसके पीछे कोर तरीके से श्रेया एक ही चीज है, वो है पॉलिटिक्स। जस्टिस ए एंड रे को सीजीआई बनाना, ठीक है? क्योंकि एक बात बताओ श्रेया, अगर इसको ठंडे दिमाग से सोचो शाइनी, ये दो तरफा बातें नहीं है इधर और इधर। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की लक्ष्मण रेखा को खींच दूं यहां पर, एक ऐसी एक लाइन बना दूं, ये दो तरफा बातें नहीं है श्रेया दोनों पैराग्राफ में। अगर तो हाँ। हाँ ठीक है, लेकिन बात वही है ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि दो तरफा, लेकिन ये अलग अलग बातें हैं ना। आगे चलकर ये भी बोल रहा है, देखो, इट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है श्रेया कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स उसका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्योंकि प्रॉपर्टी जो चीज है वो हमें लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए आवश्यक है। सरकार ने बोला कि उसकी आवश्यकता है हमें, कि प्रॉपर्टी को हम लोग जो है वो लीगल राइट की तरह दिखवाएं, ना कि उसको मौलिक अधिकार बनवाएं। क्योंकि इससे हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो फर्क है वो कभी ब्रिज नहीं होगा। ठीक है, और लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से आ नहीं पा रहे हैं, और उस टाइम पर किसानों को जमीन देने की भी आवश्यकता थी। और 5 साल पहले ही 1973 में जैसे केस आए, चलो मतलब मान लो कि ऑलमोस्ट हाफ डिकेड पहले ही क्या है हमारे देश में खेती बाड़ी के लिए और गरीब किसानों को जमीन देने के लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है वाली चीज? ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रीअफर्म्ड एंड अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अ प्रोविजन ऑफ 39th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 which kept the election disputes involving prime minister and speaker of the lok sabha outside the jurisdiction of all courts। इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? इनवैलिडेट करार दे रहा है। तो 39th
यहाँ पर तो ये चीज़ है ना 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975. इट प्लेस द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर beyond the scope of judiciary. They are to be decided by such authority as may be determined by parliament. यानी कि लात मारकर किसको बाहर निकाल दिया यहां पर? लात मारकर यहां पर बाहर निकाला जा रहा है जुडिशरी को. हाँ, और उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर को. ठीक है, इधर ऐसा हो रहा है, इधर बता रहा हूं मैं. ठीक है, एंड इट इंक्लूडेड सर्टेन सेंट्रल एक्ट्स इन 9th शेड्यूल. अगेन किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? प्रोटेक्ट करवाने के लिए. लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है आज के समय में? ऐसा कुछ हो सकता है कि 9th शेड्यूल के अंदर आप कुछ डालो और वो जुडिशियल रिव्यू ना हो उसका? बिल्कुल नहीं. इसका 9th उसके बाद हाँ वो एसर बोमई. देखो मैं पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ. 9th शेड्यूल. हाँ, उसने ये तो बोल दिया था कि ये ऐसी चीज ना पोस्ट फैक्टो करी जा सकती है. पोस्ट फैक्टो नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको? रेट्रोस्पेक्टिवली. हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मतलब उसके बाद जो भी चीजें डाली गई ना वो उनका नहीं हो सकता, उससे पहले वालों का मतलब वो हो सकता है. हाँ, उसके बाद वालों का हाँ वो हो सकता है. तो 9th शेड्यूल यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018 का क्वेश्चन था ये. यस, 2018 का क्वेश्चन था प्रीलिम्स का. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कर सकता है ऐसा कोई भी लॉ को? सिर्फ वो रखने की बात कर रहा है श्रेया, सिर्फ वो रखने की बात कर रहा है, रखने की, है ना. वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट. बहुत एक्सट्रीम नहीं लग रहा ये? है ना, क्या करेक्ट है? वन ओनली. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड. तो सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अ प्रोविजन ऑफ द 39th अमेंडमेंट एक्ट. और क्या कह रहा था 39th अमेंडमेंट एक्ट? जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, वीपी, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. रिव्यू कौन करेगा उनका? एज अथॉरिटी जो कि पार्लियामेंट बनाएगी. एंड इट इंक्लूडेड सर्टेन सेंट्रल एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल. दोनों चीजें बेकार हैं, दोनों चीजें बेकार हैं. इस अमेंडमेंट एक्ट को स्क्रैप करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. इट इनवैलिडेटेड. ठीक है, which kept the election dispute involving PM and Speaker of the Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts. The court said that this provision was beyond the amending power of the parliament as it affected the basic structure of the constitution. अब जो इसका जो दूसरा पॉइंट है ना, वैसे तो मेरे को इसको पूरा नहीं काटना चाहिए. इसका जो दूसरा पॉइंट है श्रेया, जैसा कि आपने बोला, ठीक है, कुछ जो सेंट्रल एक्ट्स हैं 9th शेड्यूल के अंदर रखे जा सकते थे, रखने की बात हो रही है. और जैसा कि अभी हमारी ये प्रीलिम्स की स्टेटमेंट ने भी हमसे पूछा, कहाँ गया ये? पार्लियामेंट कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंटेंशन अगर आएगा ऐसा वाला कि जुडिशियल रिव्यूज का ना हो सके, तब सुप्रीम कोर्ट फिर बोलेगा कि कैसे नहीं हो सकता. बिल्कुल होगा. ठीक है, और वो भी हर चीज का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ये भी बोल दिया था कोर्ट ने खुद भी, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अ प्रोविजन ऑफ द 39th अमेंडमेंट एक्ट which kept the election disputes involving PM, Speaker of the Lok Sabha, लेकिन इसके अलावा President and Vice President also. ठीक है, outside the jurisdiction of all courts. The court said that this provision was beyond the amending power of the parliament as it affected the basic structure of the constitution. फिर से Parliament reacted to this judicially innovated doctrine of basic structure by enacting 42nd Amendment Act of 1976, जिसमें कितने प्रोविजन थे?
and this is known as mini constitution. This set amended Article 368. प्रीवियस चैप्टर में इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर था. जब से लेकिन संविधान इंप्लीमेंट हुआ है, इसी के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं. यही है मेन. दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट. अगेन यहाँ पर बात क्यों हो रही है बाय दिस लाइन कॉन्स्टिट्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट ओनली हैज द राइट टू अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 368, राइट. एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. क्या कह रहा है? अमेंड करा गया 368 को, डिक्लेयर करा जा रहा है दैट देयर इज नो लिमिटेशन. ये सब कुछ कैसे हो रहा है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड. ऑन एनी कोर्ट, इन एनी कोर्ट, ऑन एनी ग्राउंड, इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स. और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सरकार यहां पर हवाला किस चीज का दे दी थी कि हमने इसको तवज्जो दी है इसके अगेंस्ट. एंड में जाके ये डिबेट सेटल कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? ना ही ये सिंबल ऐसे होना चाहिए, ना ही ये सिंबल ऐसे होना चाहिए. क्या वर्ड यूज करा था सुप्रीम कोर्ट ने? हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस. ठीक है. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने मिनेर्वा मिल्स केस में ये वाली लाइन देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट थी वैसे, कि इंक्लूडिंग डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की जो एक उसका नेचर है. आपने एक वर्ड सुना है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में? काफी बार ये वर्ड आता है, अलग भी और भी चैप्टर्स में आता है. फंडामेंटल राइट का सैक्रोसैंक्ट नेचर, पवित्र नेचर, सुना ये है ना? यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स के नेचर को सैक्रोसेंट कहा जाता है, ऐसी चीज का कॉन्ट्रावेंशन, ऐसी चीज के साथ छेड़खानी, दखलंदाजी, ये भी चलेगी यहां पर. मौलिक अधिकारों को छेड़ना भी मतलब एक तरीके से फिर तो संविधान के किसी भी पार्ट को छेड़ लेना गुंडागर्दी है. तो ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये गुंडागर्दी आई संविधान के संविधान के इतने सारे वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को छेड़ने की सरकार के हाथों. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनेर्वा मिल्स केस 1980 में इस प्रोविजन को इनवैलिडेट करार दे दिया. क्यों? बिकॉज दिस एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू विच इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर सुप्रीम कोर्ट. तो अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 368, कोर्ट का क्या कहना था? मिनेर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हवाला देते हुए विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 368? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास जो देखो जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट क्या वर्ड यूज कर रहा है? वो पावर लिमिटेड है. अमेंडिंग पावर सुप्रीम कोर्ट अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट की लिमिटेड है. ठीक है. तो उसके चलते पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर, पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर एनलार्ज दैट वेरी पावर इनटू एन एब्सोल्यूट पावर. पार्लियामेंट उस लिमिटेड पावर को बहुत बड़ी बनाकर एब्सोल्यूट पावर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकती दैट इट कैन टच एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको क्या बताया यहां पर, जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की चीजें हैं दे आर नॉट टू बी टच्ड. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकती पार्लियामेंट. Indeed, a limited amending power is one of the basic feature of the constitution. ये भी एक बेसिक फीचर है कि पार्लियामेंट के पास जो एक अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड है. एंड देयरफॉर लिमिटेशंस ऑन दैट पावर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. वो लिमिटेशंस को ही नहीं छेड़ना है, वो लिमिटेशंस को बरकरार करके रखना है. क्योंकि अगर उन लिमिटेशंस को छेड़ा गया तो पार्लियामेंट की वो पावर बन जाएगी एब्सोल्यूट पावर, और एब्सोल्यूट पावर नहीं बनने देना है. अदरवाइज it will invite a rule which will be based on the nature of, जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटी हमारी बन जाएगी अथॉरिटेरियन या फिर डिक्टेटोरियल. मोनार्क से कोई दिक्कत नहीं होती है,
लेकिन उनका रूल का जो नेचर है अथॉरिटेरियन या डिक्टेटोरियल हो तो ये ईवल रूल होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, पार्लियामेंट कैनॉट अंडर आर्टिकल 368 expend its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the constitution or to destroy its basic features. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। the the donee of a limited power cannot by the exercise of that power convert the limited power into an unlimited power. जितनी दी गई है उतनी रेंज के अंदर आपको पावर एंजॉय करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। और आर्टिकल 368 की खुद से सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट को, खुद से ये सेल्फ इंटरप्रिटेशन मत लगा लेना कि हम पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को छेड़ सकते हैं, किसी भी प्रोविजन को छेड़ सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को छेड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगेन वामन राव केस, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1981, ये रहा वामन राव। ये वुमेन राव नहीं है, वमन राव है, ठीक है, नाम है एक पर्सन का। अगेन इन वमन राव केस 1981, सुप्रीम कोर्ट adhered to the doctrine of basic structure and further clarified that it would apply to constitutional amendments enacted after 24th April 1973. That is the date of the judgment in केशवानंद भारती केस, ठीक है। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हमें देखना है तो श्रेया इसकी लक्ष्मण रेखा कहां से होकर गुजरती है? वो हाँ, वो जजमेंट डेट से, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से, 24 अप्रैल 1973 की डेट के बाद से सब कुछ क्या होगा, वो पार्ट बनेगा किसका? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के प्रोविजंस का, ठीक है, उसके अंदर आने वाले दायरों का। इतनी बात क्लियर। अब एलिमेंट्स क्या है बेसिक स्ट्रक्चर के, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।